क्वेश्चन 35 का बी पार्ट देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी हुज वर्टिसेस आर। हमारे पास एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है और सभी पॉइंट्स के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनके वर्टिसेस दे रखे हैं। तो वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द साइड्स। तो उस पैरेललोग्राम की जो भी साइड्स हैं उनकी इक्वेशन आप निकालिए। लेट्स से ए बी सी डी और इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं 4 7 8। इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 2 3 4। सी के दे रखे हैं आपको -1 -2 1 एंड डी के दे रखे हैं 1 2 5। अब आप देखें तो वो कह रहा है सभी साइडों की इक्वेशन निकालिए, यानी ए बी की भी निकालनी है, बी सी सी डी और डी ए। और हमारे पास x1 y1 z1 x2 y2 z2 इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। इस फॉर्मूले को हम यहां यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। वो क्या हो जाएगी x माइनस 4 y माइनस 7 z माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 4 इज -2 3 माइनस 7 इज -4 4 माइनस 8 इज -4। अब आप यहां ध्यान से देखें तो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर यहां कुछ पार्ट ऐसा है जो हम कॉमन ले सकते हैं तो वो आपको कॉमन लेना है। आप पूछे सर ऐसा क्यों? क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज में से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज डायरेक्शन रेशियोज आर मल्टीपल, सम m मल्टीपल ऑफ DCs। तो उसमें से कुछ कॉमन भी आप निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 4 बाई 1 y माइनस 7 बाई 2 z माइनस 8 बाई 2। नाउ इक्वेशन ऑफ BC, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे x माइनस 2 y माइनस 3 z माइनस 4 अपॉन यहाँ पे -1 -2 इज -3 -2 -3 इज -5 एंड 1 -4 इज -3। यहां से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन CD। क्या होगा x माइनस ऑफ माइनस, ये बन जाएगा x प्लस 1 y प्लस 2 एंड z माइनस 1। ये पॉइंट यहां पुट किया एंड नाउ 1 माइनस ऑफ -1 इज 2 2 माइनस ऑफ -2 इज 4 5 माइनस 1 इज 4। यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 1 बाई 1 y प्लस 2 बाई 2 एंड z माइनस 1 बाई 2। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन DA, DA की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 5 अपॉन यहां पे होगा 4 माइनस 1 इज 3 7 माइनस 2 इज 5 एंड 8 माइनस 5 इज 3। तो ये चारों लाइन की जो इक्वेशन है वो तो ये आ गई।
अब इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू सी डी। ए से और सी डी पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला है, जैसे थोड़ा पैरेललोग्राम थोड़ा ऐसे होगा, लेट्स सी दिस इज लाइक दैट यहाँ पे, और ए से सी डी पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हम, तो उसके फुट ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको। तो आप यहाँ इसको यहाँ बना लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4 7 8 एंड सी डी की इक्वेशन हमने निकाल ही लिया, दिस इज सी डी। ए इसको नाम दे देते हैं सम ई। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई निकालने हैं। इसको निकालने के लिए हम एक अप्रोच यहां फॉलो अप करेंगे कि पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी वो क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी है x + 1 by 1 इज इक्वल टू y + 2 by 2 इज इक्वल टू z - 1 by 2। इसको हम सम लैम्डा के बराबर मान लेंगे। अब आप लैम्डा की जगह इसे किसी और के बराबर भी मान सकते हो, सम के ले लो, कोई और वेरिएबल भी आप ले सकते हैं। इसको हम लेते इसलिए हैं ताकि हम इस लाइन सी डी पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकें। तो यहाँ हम इसको इधर रखेंगे जब इसके बराबर, तो 1 इधर जाके लैम्डा और ये 1 माइनस का, y की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा -2, z की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा + 1। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सम पॉइंट ऑन सी डी। ये सी डी पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। हम बोल देंगे भाई सी डी पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो हम बोलेंगे कि फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा ये इस ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। हम बोल देंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा these are the coordinates of E। तो ये E के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमारे पास E के कोऑर्डिनेट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट्स हैं। हम इस AE लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। सो DRs ऑफ AE वो क्या हो जाएंगे, लैम्डा -1 -4 यानी कि लैम्डा -5, 2 लैम्डा -2 -7 इज 2 लैम्डा -9, 2 लैम्डा + 1 -8 इज 2 लैम्डा -7। ये AE के DRs आ गए। और DRs ऑफ CD क्या हैं, DRs ऑफ CD हैं 1 2 2। अब हम जानते हैं कि दो लाइनें यदि परपेंडिकुलर हों तो उनके DRs का जो प्रोडक्ट का सम है वो 0 के बराबर होता है। तो हम बोलेंगे AE इज परपेंडिकुलर टू CD, देयरफॉर 1 × लैम्डा -5 + 2 × 2 लैम्डा -9 + 2 × 2 लैम्डा -7 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई कर लें, लैम्डा -5 + 4 लैम्डा -18 + 4 लैम्डा -14 इज इक्वल टू 0। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए, दिस इज 23 एंड दिस इज 37, इधर जाके प्लस का 37, 9 लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू 37/9। और बस जैसे ही लैम्डा की वैल्यू हमें मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू हम यहां रख देंगे, और जैसे ही हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां मिल जाएगा। तो हम लैम्डा की वैल्यू यहां रखते हैं, कोऑर्डिनेट्स
ऑफ ई, या फिर हम कहें फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो क्या होंगे? देखिए ज़रा, लैम्डा को जब यहां रखोगे आप 37/9 माइनस 1 इज 37 माइनस 9/9, तो ये आएगा आपका 7 वहां से चला गया 28/9। दूसरे वाले में वैल्यू रखिए 2 इंटू 37/9 माइनस 2, तो यहां पे आ गया -18/9, यानी 14 माइनस 8 इज 6, एंड यहां पे 6 माइनस 1 इज 5, 56/9। थर्ड वाले जेड पॉइंट में रखेंगे आप 2 इंटू 37/9 प्लस 1, यानी यहां पे आएगा प्लस 9/9, यानी कि ये हो गया 83/9। तो ये आ गया z कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये आ गए हैं। तो बेसिक सी अप्रोच हमें फॉलो अप करनी है और फिर हम सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। सेक्शन ई केस स्टडी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 देखिए। ए ऑक्टागोनल प्रिज्म इज अ 3-dimensional polyhedron bounded by octagonal bases and and 8 rectangular side faces। उसके 8 rectangular side faces हैं। It has 24 edges। इसके 24 edges और 16 vertices हैं। The prism is rolled along the rectangular faces and the number on the bottom face touching the ground is noted। उसको रोल किया जाता है और उसका जो फेस ग्राउंड को टच करता है उसको नोट कर लिया जाता है। Let x denotes the number obtained on the bottom face and the following table give the probability distribution of x। और जो बॉटम को टच करता है उसका रैंडम वेरिएबल है x और उस x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये। और अब वो कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इस p की वैल्यू हमें निकालनी है। आप समझें, वी नो दैट कि सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, p xi जो है वो 1 के बराबर होता है, यानी इन सभी को हम सम करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। तो करते हैं p प्लस 2p प्लस 2p प्लस p प्लस 2p, थ्री प्लस 7 इज 10p स्क्वेयर, 3 5 6 8 and 1 9p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा लेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस का 40 प्लस 81 इज रूट 121 माइनस 9 प्लस माइनस रूट 121 बाई 20, इसका रूट हो गया 11। एक बार माइनस साइन लेंगे तो यहां आएगा माइनस 20/20 और एक बार हम यहां पे प्लस का साइन लेंगे तो 2/20, यानी वैल्यूज आ रही है, एक बार तो p की वैल्यू आ रही है -1 और एक बार p की वैल्यू आ रही है 1/10 विच इज नॉट पॉसिबल। आप पूछें सर कैसे पॉसिबल नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव। ये जो p है वो प्रोबेबिलिटी है आपकी, तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट्स वाई p इज नॉट इक्वल टू -1, तो p की जो वैल्यू है वो 1/10 हो जाएगी। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन वो कह रहा है आप वैल्यू निकाल दो किसकी, px इज ग्रेटर देन 6 की। तो p जो 6 से बड़ा है, अब 6 से बड़ा क्या है यहां पर
6 से बड़ा है पी एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 8। पी एक्स इज इक्वल टू 7 है आपका 2p स्क्वेयर प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 8 है आपका 7p स्क्वेयर प्लस p। दिस विल बिकम 9p स्क्वेयर प्लस p। अब यहां p की वैल्यू रख दो तो 9 इंटू 1/10 का स्क्वेयर दैट विल बी 1/100 प्लस 1/10। एलसीएम लेंगे तो 100, यहां पे आ गया 9 और यहां पे आ गया 10 यानी 19/100। दिस इज अवर पी एक्स इज ग्रेटर देन 6। थर्ड वाला पार्ट देखिए, यहां पर हमें निकालना है पी एक्स इज इक्वल टू 3m, यानी जो 3 के मल्टीपल्स हैं उन x की वैल्यूज को ले लो जो 3 के मल्टीपल है आपके। तो 3 का सबसे पहला मल्टीपल क्या है, खुद 3 है, m की वैल्यू 1 रखें। फिर उसके बाद है पी एक्स इज इक्वल टू 6 और इसके अलावा तो कोई यहां पर 3 का मल्टीपल नहीं है, तो दोनों की वैल्यू रख लो। दिस इज 2p एंड दिस इज p स्क्वेयर। वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 1/10 इज 2/10 प्लस 1/100। एलसीएम इज 100 प्लस 20 प्लस 1 इज 21/100। दिस इज पी एक्स इज इक्वल टू 3m। एंड इस थर्ड का जो बी वाला पार्ट है वो कह रहा है फाइंड द मीन ई एक्स। फाइंड द मीन ई एक्स। अब आप देखें तो हमारे पास मान लो यहाँ एक्साई है, यहाँ पी आई है, जैसे 1 2 3 और यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, तो हम निकालते हैं पी आई एक्साई और उस पी आई एक्साई का जो सम होता है वही क्या होता है हमारा म्यू, मीन होता है, ई एक्स होता है। तो ये एक्साई है, ये पी आई है, दोनों का प्रोडक्ट करना है और उनका सम कर देना है। अब आप इसको करने के दो तरीके, आप p की वैल्यू पहले यहां रख लो फिर बाद में कर दो, या फिर ज़्यादा कन्वीनियंट ये है कि पहले मल्टीप्लाई कर लो और नीचे जाके लास्ट में हम वैल्यू रख देंगे। सो समेशन ऑफ पी आई एक्साई 1 इंटू पी इज p प्लस 4p, सभी को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 6p प्लस 4p प्लस 10p प्लस 6p स्क्वेयर प्लस 14p स्क्वेयर प्लस 56p स्क्वेयर प्लस 8p। सभी को ऐड कर लें। दिस इज 5 11 15 25 25 प्लस 8 इज 33p प्लस p स्क्वेयर को ऐड करेंगे 6 प्लस 14 इज 20 76p स्क्वेयर। अब यहां p की वैल्यू रख दो आप तो भी मीन मिल जाएगा। सो p इज 1/10, 33 इंटू 33/10 76/100। एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम आएगा 100, सो दिस इज 330 प्लस 76, दिस इज 6 406/100, या फिर हम इसको करें तो 203/50। दैट इज ई एक्स बोल दो, म्यू बोल दो या फिर मीन बोल दो, एक ही बात है जो हमें यहाँ पर 203/50 मिल रहा है। तो पहले आप पी आई एक्साई निकाल लो और बाद में यहाँ p की वैल्यू रख दो तो भी मीन हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन 37 केस स्टडी 2 वाला क्वेश्चन देखिए। इन ऑर्डर टू सेट अप ए रेन हार्वेस्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ए टैंक टू कलेक्ट रेन वाटर इज टू बी डग। एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जा रहा है, उसके लिए हमें एक खड्डा खोदना है, वहाँ पर एक टैंक बनाना है। द टैंक शुड हैव अ स्क्वेयर बेस।
उस टैंक का जो बेस है वो स्क्वायर टाइप का होना चाहिए, मतलब चारों साइड लेंथ ब्रेथ सब कुछ इक्वल होना चाहिए। दिस इज द बेस। अब वो आगे कह रहा है द टैंक शुड हैव अ स्क्वायर बेस एंड कैपेसिटी ऑफ 250 मीटर क्यूब, यानी उस टैंक की वॉल्यूम दे दी 250 मीटर क्यूब। द कॉस्ट ऑफ लैंड इज रुपीज 5,000 per square meter and the cost of digging increases with the depth, and for the whole tank it is rupees 40,000 h square, where h is the depth of the tank in meters, x is the side of square base of the tank in meters. Find the total cost c of digging the tank in terms of x. आप समझें कि दो तरह के खर्चे वहां पर हो रहे हैं। पहला तो वो जमीन खरीदनी है जिस पर वो टैंक बनना है, दूसरा उसको खोदने के लिए जो खर्चा हो रहा है। अब आप समझें द साइड ऑफ द बेस वो है x, तो एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज रुपीज 5,000, तो इस पूरे एरिया की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एरिया वो हो जाएगी 5,000 x स्क्वायर। दिस अमाउंट इज फॉर द लैंड एंड नाउ कॉस्ट ऑफ डिगिंग, उसको खोदने की जो कॉस्ट है वो उसने दी है आपको रुपीज 40,000 h स्क्वायर, जहां पर ये जो h है वो क्या है, आपकी हाइट ऑफ द टैंक है। नाउ लेट v डिनोट्स द, या फिर वॉल्यूम ऑफ द टैंक, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारे पास होगी क्या, आप समझे वो 250 मीटर क्यूब दे रखी है, और हम देखें तो बेस का एरिया है x स्क्वायर, और एरिया को हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम मिल जाएगी। सो वॉल्यूम इज x स्क्वायर h इज इक्वल टू 250। दिस इज फर्स्ट। लेट c डिनोट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ टैंक, तो टोटल कॉस्ट ऑफ टैंक क्या हो जाएगी, आप समझें वो हो जाएगी जमीन खरीदने में जितना पैसा लगा है प्लस उसको खोदने में जितना पैसा लगा है, 40,000 h स्क्वायर प्लस 5,000 x स्क्वायर। दिस इज कॉस्ट। बट अभी जो कॉस्ट है वो h और x में है, वो कह रहा है इन टर्म्स ऑफ x निकाल दीजिए, तो h की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी 250 बाई x स्क्वायर, h इज इक्वल टू 250 बाई x स्क्वायर। तो यहां रखेंगे, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, 40,000 h का स्क्वायर यानी 250 का स्क्वायर और बाई x की पावर 4 प्लस 5,000 x स्क्वायर। दिस इज द कॉस्ट ऑफ टैंक इन टर्म्स ऑफ x। तो इन टर्म्स ऑफ x तो कॉस्ट ये आ गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड dc ओवर dx, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, with respect to x, so this dc over dx is equal to, अब देखो ये है 1 अपॉन x की पावर 4, x की पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे, पावर आगे आएगी उसमें से एक कम करेंगे, सो -4 बाई एक्स की पावर 5। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा -4 इंटू 40 इज -16
जीरो 1,60,000 इंटू 250 का स्क्वेयर ओवर x की पावर 5, पावर आगे आएगी प्लस 10,000 x। दिस इज अवर डीसी ओवर dx। अब यहां केवल देखो, यहां 4 आगे आया तो ये 1,60,000 हो गया और यहां पे कर दिया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच कॉस्ट c इज मिनिमम, मतलब हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम dc ओवर dx को 0 के बराबर रखेंगे सो दैट हमें क्रिटिकल वैल्यू मिल जाए। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इस dc ओवर dx को 0 के बराबर रख लिया। तो यहां से देखो मैं डायरेक्ट करूंगा थोड़ा सा, ये 0 के बराबर आएगा, इसको इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 1,60,000 इंटू 250 का स्क्वेयर ओवर x की पावर 5 इज इक्वल टू 10,000 इंटू एक्स, 10,000 इंटू एक्स। ये 4 जीरोस से 4 जीरोस कैंसिल हो गई, इसको इधर ले जाओ तो x की पावर 6 इज इक्वल टू 16 इंटू 250 इंटू 250। इसको ऐसा लिख लो x क्यूब का स्क्वायर, और स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो स्क्वायर रूट 16 का 4, 25 का 5, 25 का 5 और 100 का 10, तो ये आ गया 20,000, यानी x क्यूब इज इक्वल टू 1000 को 10 का क्यूब, तो x आ गया 10। दिस इज क्रिटिकल वैल्यू ऑफ x। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन द कॉस्ट c इज मिनिमम। x की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब कॉस्ट को और मिनिमम कर देते हैं हम। तो आप देखें तो इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, d2c ओवर dx स्क्वायर। ये -5 ऊपर जाएगा तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। 1,60,000 इंटू 5 इंटू 250 का स्क्वेयर, और नीचे हो गया x की पावर 6 प्लस 10,000। आप देखें तो ये पॉजिटिव है, यानी d2c ओवर dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सो c इज मिनिमम, सो c इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो जब x इज इक्वल टू 10 होगा तो जो c है हमारा वो मिनिमम होगा। अब इसके और वाला पार्ट कह रहा है चेक वेदर द कॉस्ट फंक्शन cx expressed in terms of x is increasing or not for when x is greater than 0। तो हम समझ लेते हैं, दिस इज थर्ड का बी पार्ट। देखिए क्रिटिकल वैल्यू तो हमें यहां पर क्या मिल रही है, x इज इक्वल टू 10 मिल रही है। अब इस dc ओवर dx को मैं थोड़ा अरेंज करता हूं एंड फिर ये आपको क्लियर दिखाई देगा। अब इस dc ओवर dx को हम अरेंज कर रहे हैं एंड फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करेंगे। x की पावर 5 नीचे एलसीएम आ गया, ऊपर से 10,000 कॉमन ले लो आप। यहां देखिए, यहां से गया x की पावर 5 इंटू एक्स इज x की पावर 6 माइनस, और यहां पर आप देखें तो ये गई जीरोस बाहर, 16 इंटू 62500 मल्टीप्लाई बाई 16, दिस विल बिकम 0,008 ओके 100, 6 जीरोस आ रही है यहाँ पे। ओके अब आप देखें दिस इज dc ओवर dx। कैसे चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 10 पर चेक करना है व्हेन x इज लेस देन 10। जब x लेस देन 10 होगा, आप देखो अगर यहां आप 10 रखते हो तो 10 की पावर 6 जीरोस बन जाएंगी, और अगर 10 से कोई छोटी वैल्यू रखोगे तो अंदर से वैल्यू आएगी नेगेटिव। तो यहां आप देखें dc ओवर dx
इज पॉजिटिव, नेगेटिव और नीचे से पॉजिटिव, यानी ओवरऑल नेगेटिव लेस देन 0. सो Cx इज डिक्रीजिंग, Cx इज डिक्रीजिंग फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 से 10 तक, डिक्रीजिंग इन 0 to 10. अब when x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 10, तो आप देखें तो dc ओवर dx, अब 10 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 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 यानी पॉजिटिव. सो Cx इज इंक्रीजिंग 10 to infinity, 10 to infinity ये इंक्रीजिंग होगा. बट ये पूछ रहा था कि जब x ग्रेटर देन 0 है तब आप बताइए. देखिए x ग्रेटर देन 0 डिक्रीजिंग भी आ रहा है, इंक्रीजिंग भी आ रहा है, मतलब कोई एक वैल्यू नहीं मिल रही है. तो हम लिखेंगे when x इज ग्रेटर देन 0 Cx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. तो वो ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही वो हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा. क्वेश्चन 38 देखिए. ए वॉलीबॉल प्लेयर सर्व्स द बॉल विच टेक्स अ पैराबोलिक पाथ गिवन बाय द इक्वेशन. एक वॉलीबॉल प्लेयर दूसरे वॉलीबॉल प्लेयर को बॉल को पास करता है और वो बॉल जो है वो एक पैराबोलिक पाथ लेती है, और उस पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन है ये, वेयर ht इज द हाइट ऑफ बॉल एट एनी टाइम t. Based on the above information, answer the following question first. Is ht a continuous function? Justify. तो आप देखें तो क्या आपको बताना है कि क्या जो ht है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा. आप देखें तो ht एक पॉलिनोमियल है, तो सिंपल आप लिखेंगे ht being a polynomial is continuous for any value of t. तो केवल इतना लिखना है कि जो ht है वो पॉलिनोमियल होने की वजह से t की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा. दूसरा, फाइंड द टाइम एट विच द हाइट ऑफ बॉल इज मैक्सिमम. वो टाइम बताइए जिस टाइम पर बॉल की जो हाइट है वो मैक्सिमम होगी. तो उसके लिए हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है, यानी ht तो ये है हमारा. h डैश t निकालते हैं, वो हो जाएगा 2 आगे आएगा -7t प्लस 13/2. फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इस h डैश t को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो यहां से आएगा -7t प्लस 13/2 इज इक्वल टू 0. इसको इधर लाएंगे -7t इज इक्वल टू -13/2, t इज इक्वल टू 13/14. दिस इज t. ये हमारे पास क्या आ रहा है, t की वैल्यू आ रही है. अब हमें इसे मैक्सिमम प्रूव करना है तो डबल डेरिवेटिव कर दो, h डबल डैश t यानी -7 लेस देन 0. सो ht इज मैक्सिमम, और ht मैक्सिमम कब है, when t इज इक्वल टू 13/14. तो जब टाइम इंस्टेंट आपका 13/14 है तब उस केस में वहां पर जो हमारा ht है वो आपका मैक्सिमम यहां पर मिल रहा है.